पाकिस्तान में बेरोज़गारी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया, 7.1% हो गई, जो एक्चुअल में इससे भी ज़्यादा नंबर होना चाहिए। और उससे जुड़ी हुई चीज़ें बहुत सारी हैं कि बेरोज़गारी बढ़ी क्यों। पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, पाकिस्तान से कैपिटल फ़्लाइट हो रही है, सरमाया पाकिस्तान से बाहर जा रहा है। और पाकिस्तान में इसी अरसे में पिछले चंद महीनों या 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर 100 से ज़्यादा जो बड़े टेक्सटाइल के यूनिट्स हैं, लीडिंग कंपनीज, बड़े बड़े नाम, वो पाकिस्तान में फैक्ट्रियाँ बंद कर गए हैं। ये मतलब इससे ज़्यादा कोई लम्हा फ़िक्रिया हो सकता है कि वो मुल्क जिसका मेन स्टे ही टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के ऊपर है, ओवर द ईयर्स हम टेक्सटाइल की बरामदात से टोटल बरामदात का नंबर हासिल करते हैं, वो नीचे की तरफ जा रही है। 19.3 अरब डॉलर 2021-22 में हमने हासिल किया था, उसके बाद 16.5 अरब डॉलर अगले साल ही आ गया। पिछले साल थोड़ा बहुत ऊपर आके 17.8 अरब डॉलर गया और इस साल की अब सूरत हाल ये है कि 100 से ज़्यादा टेक्सटाइल यूनिट बंद हो गए। तो आज के प्रोग्राम में अपने पॉलिटिकल डिस्कशन की तरफ जाने से पहले हमने एप्टमा के चेयरमैन कामरान अरशद साहब को दावत दी है कि हमें बताएं कि टेक्स साथ हुआ क्या। कामरान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। ये बताइए, ये 100-125 यूनिट बंद हो गए, वजूहात क्या है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, इशू ये है कि हमने 19.3 बिलियन डॉलर को टच करके फिर हम 16.5 और 16.6 पे आ गए थे 2022-23 और 23-24 में। इस साल आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने रिबाउंड जरूर किया है, 16.6 बिलियन डॉलर से 17.8 पे गई है। आपकी जो इज्तिमाई एक्सपोर्ट थी वो 30 बिलियन डॉलर से 32 पे गई, एंड जो आपकी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट थी वो 16.6 से 17.8 पे गई। यानी कि जो 2 बिलियन डॉलर का इज्तिमाई इजाफा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में हुआ, उसमें जो सबसे बड़ा शेयर था वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने हुकूमत पाकिस्तान को ला के दिया। अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम यह है सर कि पोटेंशियल हमारा 17.8 का नहीं, पोटेंशियल हमारा 25 से 30 बिलियन डॉलर का है शॉर्ट टर्म में। हमारी आधी कैपेसिटी बंद है, आधी चल रही है। जो चल रही है वो सिसक सिसक के चल रही है। उसकी 4 या 5 बुनियादी वजूहात हैं। वो वजूहात में सर नंबर 1 फैक्टर एनर्जी कॉस्ट है कि पूरे खिते में, बाकी दुनिया को छोड़ दें, पूरे खिते में जब आप अपना मुआवजा करेंगे बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, वियतनाम और चाइना के साथ, तो सबसे महंगी एनर्जी कॉस्ट आपकी है बिजली की और गैस की। नंबर 2 सर, सबसे महंगा इंटरेस्ट, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आपका है इन्हीं सारे रीजनल कंपेटिटर्स के मुआवजे में। नंबर 3 सर, आपकी गैस कॉस्ट भी ज़्यादा है एंड आपने महंगी कर दी है। नंबर 4 सर, आपकी टैक्सेशन भी सबसे ज़्यादा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कई मल्टीनेशनल्स जो पाकिस्तान छोड़ के जा रही हैं, जिसपे मज़ीद रोशनी डालने की ज़रूरत भी नहीं है, उन सारे नामों से आप बखूबी वाकिफ़ हैं। तो एनर्जी कॉस्ट, इंटरेस्ट रेट, गैस कॉस्ट, वेरी हाई टैक्सेशन, ये सब चंद वजूहात हैं जिसकी वजह से 100 से ज़्यादा टेक्सटाइल मिलें बंद हो चुकी हैं पाकिस्तान के सारे इंडस्ट्रियल रीजन्स में, चाहे वो कराची, हैदराबाद है, चाहे लाहौर, शेखुपुरा, मुल्तान, खदून रीजन है, उन सब में 100-150 से ज़्यादा टेक्सटाइल मिल्स बंद हो चुकी हैं। कामरान साहब, जब सूरत हाल इतनी ख़राब है और दूसरी तरफ आप अनएम्प्लॉयमेंट का भी नंबर देखें तो वो भी ऊपर जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, सरमाया पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, तो ये तो एक बड़ी शदीद परेशानी की सूरत हाल है। लम्हा फ़िक्रिया होनी चाहिए, पूरी रियासत को इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए कि ये सूरत हाल को एड्रेस कैसे करें। जी सर, ये लम्हा फ़िक्रिया, और चूंकि आपकी देखें, आप अपनी महंगाई को ना एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, उसे एक लोकल प्रोडक्ट पे फ्रंट लोड करके अपनी आवाम को पास ऑन कर सकते हैं। लेकिन जहां आपने इंटरनेशनली compete करना है रीजनल कंपेटिटर्स से, जो आपके मुकाबले में वही चीज़ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं एंड सस्ते भाव बेच रहे होते हैं, तो आपको compete करना है। अब ये जो सर सारी इनपुट कॉस्ट हैं, ये कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का हिस्सा है। ये सर तब अट्रैक्टिव होती हैं जब गवर्नमेंट का फोकस हो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, जॉब क्रिएशन पे, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन पे। आपने आज के अखबारों में देखा है कि अनएम्प्लॉयमेंट कोई 7.1% पे चली गई है, कोई 59 लाख लोग, उसमें से कई बड़े हाईली एजुकेटेड लोग हैं जिन्होंने ग्रेजुएट डिग्रीज की हुई हैं, वो अनएम्प्लॉयड हैं। और आप दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, ऑफिशियली शायद, अनऑफिशियली आप दुनिया का 4था बड़ा मुल्क है। तो जितना आपकी लेबर पूल में, स्किल पूल में हर साल लोग पढ़ लिख के आ रहे हैं,
उतनी आगे जॉब क्रिएशन नहीं है, उतनी आगे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। इंपोर्ट सर आपकी आउट ऑफ कंट्रोल जा चुकी है एंड उस पर मुझे कोई होते वक्त का फोकस नहीं लग रहा इंपोर्ट को कर्ब या रैशनलाइज करने का या इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन क्रिएट करने का विजा विज के आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को इनकरेज करें। आप ये बहुत सी वजाहत तो होगी सारी इस मामला की, लेकिन अब इस चीज़ों से बाहर कैसे निकले? असल सवाल तो ये है कि अब इससे बाहर कैसे निकले? सर देखें, एक आपके ना फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है और अब ये फ्लाइट ऑफ कैपिटल एक वेल नोन, वेल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। दूसरा, कोई इस चीज़ पर फोकस नहीं कर रहा। अभी मैंने एक हाल ही में रिपोर्ट पढ़ी है कि क्रिप्टो की वजह से भी बहुत फ्लाइट ऑफ कैपिटल हुआ है पाकिस्तान से। उसके साथ साथ सर हर मेजर शहर में पाकिस्तान में, चाहे कराची में, चाहे इस्लामाबाद, पिंडी, चाहे लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर, इनमें हर दूसरे तीसरे महीने तो एक दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो शो हो रहा है। क्या किसी ने, पॉलिसी मेकर्स ने देखा है कि ये जो एक दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो शो होता है उसके लिए यहाँ से पैसे प्रोसीड कैसे बाहर जा रही है? तो ये सर हुकूमत वक्त का काम है हुंडी, हवाला, बदला, ये मनी चेंजर्स को कर्ब करना, फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज को जिनको वो कर्ब नहीं कर पा रहे। हम इसी चीज में खुश हैं कि हमारी रेमिटेंस $30 बिलियन से $38 बिलियन पे चली गई, $8 बिलियन इजाफी आ गया। वो जो $8 बिलियन इजाफी आया है, गवर्नमेंट डॉलर रख लेती है, लोगों को रुपये में कैश आउट करती है, तो जितने गवर्नमेंट डॉलर रख लेती है वो यूटिलाइज हो जाते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, आपकी फॉरेन पेमेंट्स, इंटरेस्ट पेमेंट्स की रीपेमेंट्स में। तो जितना डॉलर आपके पास इजाफे गवर्नमेंट वो यूटिलाइज कर लेती है, रख लेती है, प्लस फिर इजाफी रुपया उसके अगेंस्ट छाप है। कामना नशे साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब, नदीम अफजल चंद साहब और सेनेटर खलील ताहिर सिंधु साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में, आप सबको खुशामदीद कहते हैं। चंद साहब, आज आपने रिपोर्ट देख ली अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से। अभी आपको मैंने एप्टमा के चेयरमैन का इंटरव्यू इसलिए सुनाया क्योंकि एक लिस्ट है बड़े बड़े टेक्सटाइल मिल ओनर्स की, बड़े लीडिंग प्लेयर्स हैं, 110-12 मिलों की लिस्ट मेरे पास है। ये कहते हैं 150 तक टोटल बंद हो गई हैं, जो कम्प्लीटली बंद कर दिया उन्होंने कारोबार पाकिस्तान में। तो इससे ज़्यादा परेशानी की तो और बात नहीं होनी चाहिए इस वक्त हमारे लिए। बिस्मिल्लाह। देखिए नदीम भाई, ये यकीनन परेशानी की बात है और टेक्सटाइल वाकई बंद हुई है, लोग बेरोज़गार हूँ। मैं तो खुद फैसलाबाद 2-3 दफ़ा गया हूँ और कराची भी गए हैं, वहाँ भी सच्ची बात है। इस पे तो गवर्नमेंट जवाब बेहतर दे सकती है कि एनर्जी और इंटरेस्ट रेट और इस पे क्या इनकी प्रायोरिटीज़ हैं, या SIFC वाले जवाब दे सकते हैं जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं कि उनकी क्या इनपुट है। लेकिन एक चीज़ है कि हमें एप्टमा से भी एक गिला है। एप्टमा को हर दौर में प्रोटोकॉल तो बड़ा मिला है। जिस तरह शुगर इंडस्ट्री ने गन्ने को प्रमोट किया, गन्ना हमारी कौमी फसल नहीं है, काटन हमारी कौमी फसल है, तबाह कर दिया हमने। लेकिन काटन को एप्टमा ने कभी, काटन के ग्रोअर को, काटन के काश्तकार को कभी सपोर्ट नहीं किया, जिस तरह गन्ने के काश्तकार को शुगर मिल वाले सपोर्ट करते हैं। सर शुगर मिल वाले तगड़े बड़े हैं ना, आपकी असेंबली में बैठे हुए हैं। मैं ये बता, अब लाख तनकीद हम करते हैं शुगर माफिया पे, हम बड़ी बड़ी तनकीद करते हैं, लेकिन उन्होंने देखे ना गन्ने का रकबा कितना बढ़ता जा रहा है। सर जी, और काटन का खत्म हो गया, कॉटन तबाह कर 1.5 लाख बेल से 50-60 हज़ार रुपये हम आ गए। कोई सीड हम तैयार नहीं एप्टमा वाले कर सके, हालांकि टैक्स पैसे भी TDAP भी काटती है और भी बड़े पैसे आते हैं। जीरो रेटिंग भी रही है इनको, बिजली के ऊपर, गैस के ऊपर जीरो रेटिंग भी रही है। मराहत भी बड़ी ली है एप्टमा ने। एप्टमा वाले हाउसिंग सोसाइटियों में तो चले गए। आप कभी एक लिस्ट निकालें ना कि इंडस्ट्रियलिस्ट ने हाउसिंग सोसाइटियां कितनी बनाई, ढेर सारी हैं। तो देखिए ना, अब अगर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ, आप इंडस्ट्री से, आपकी इंडस्ट्री बंद हो रही है, आप इंडस्ट्री में जिद्दत पैदा नहीं कर रहे, तो आप हाउसिंग सोसाइटियों में जा रहे हैं, इंडस्ट्री को छोड़ रहे हैं। स्किल्ड कोई नए इदारे आप स्किल्ड लेबर के लिए इंडस्ट्री वाले बना नहीं रहे, इतने इदारे टैक्स काटते हैं, TDAP हो गया और बहुत सारे इदारे हो गया, क्या आवाम को क्या फ़ायदा? और ये बड़ी सीरियस डिबेट है। और इंटरेस्ट रेट यकीनन कम होना चाहिए। एनर्जी, टेक्सटाइल हमारी बैकबोन है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बचाना चाहिए, लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी प्रो पीपल, प्रो ग्रोअर, काश्तकार, किसान, आम मजदूर प्रो होना चाहिए। अच्छा, ये नहीं है कि थोड़ा सा मुश्किल वक्त आए तो आप सरमाया लेके बाहर चले जाएं, आप हाउसिंग सोसाइटियां बना लें। हर दौर में एप्टमा
पीपल्स पार्टी का दौर रहा है, पीटीआई का रहा है, नून लीग का रहा है, एप्टमा फ्रंट सीट पे रही है। ये हमने अपनी आंख में किसी का नाम नहीं लेता। पीटीआई के दौर में एक वो फैसिलिटी बनाई गई थी, 3-4% के ऊपर इनको कर्जे दिए गए। कोरोना के दिनों में जो 1200 अरब बांटा गया, वो सारा टेक्सटाइल से निकल के सिर्फ काश्तकार को नहीं मिला, सिर्फ काश्तकार, बाकी सबको मिला। लेकिन देखना यह है कि ये हमारी हुकूमत की यकीनन जिम्मेदारी, इन सारी बातों के बावजूद हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बचाए, मजदूर के लिए, पाकिस्तान के लिए बचाए, हर सूरत बचाना चाहिए। और एनर्जी बिल्कुल महंगी है। देखिए हम देहाती लोग हैं ना, आप जाएं लाइन लॉसेस जो अब वापडा का नुकसान हो रहा है, 30 से 40% तो लाइन लॉसेस हो रहे हैं आज भी, हमारे इलाकों में भी हो रहे हैं, गैस के भी हो रहे हैं, बिजली के भी हो रहे हैं। आप लोड शेडिंग कर, आप ओवर बिलिंग, डिफेक्टेड बिल, जिसकी छोटी सी गलती पकड़ी गई, कोई छोटा सा नुकसान हुआ, उसको 2 लाख का बिल, 4 लाख का बिल, ये मेरे भाई बेल आउट करेंगे, सेकंड करेंगे इस चीज़ को। ये भी अवामी हादसा। लेकिन इसका फ़ायदा वो डिपार्टमेंट जो हम कहते हैं डिस्कोज हम बना लॉसेज में जा रही है, जो लॉसेज भी हो रहे हैं, उसके ऊपर आज तक कुछ नहीं हुआ। उमैर साहब आप बताइएगा, ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है जी, लिस्ट देख के टेक्सटाइल मिलों की, अगर ये बंद होंगी और मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तो आप पाकिस्तान को आगे कैसे बढ़ाएंगे? बिल्कुल, मैं असल में चंद साहब की बात को बढ़ाऊंगा। इन्होंने बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ को छेड़ दिया है। देखें, हम फोकस कर रहे हैं एक एरिया को, कॉटन कर लिया, ठीक है, टेक्सटाइल हमारे कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, उससे साथ साथ करस्पॉन्डिंग सेक्टर्स भी मौजूद हैं, हम उनको इंसेंटिवाइज नहीं कर रहे। देखिए, पाकिस्तान के 2 बड़े मसले हैं, एक है हमारा जो हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन और दूसरा है रिसोर्स ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का तो चलो किसी तरह से कॉम्पनसेशन रिमिटेंसेस की सूरत में समझ आती है, मगर जो हमारा रिसोर्स ड्रेन हो रहा है उसको कोई नहीं चेक कर रहा। अब देखिए, छोटी छोटी सी एग्जांपल्स होती हैं। आपका एल्यूमिनियम 70% वाला बॉक्साइट जिसे कहते हैं, आप रॉ फॉर्म में बाहर भेज रहे हैं, क्या है ज़्यादा मैक्सिमम कितना मिल रहा है? 50,000 रुपया टन मिल जाएगा। जो प्रोसेस 70% वाला जब प्रोसेस हो जाता है तो वही कितने लाख, 35 लाख का टन है। हम उस तरफ नहीं देख रहे, हम उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ पर कैपिटलाइज नहीं कर रहे। इंडोनेशिया हमारे साथ बहुत एडवांस किस्म की इंडस्ट्री नहीं है जिसको रिफाइनिंग के लिए चाहिए, बड़ी बेसिक किस्म की इंडस्ट्री है रिफाइनिंग। और ये देखें कौन लोग हैं जो नहीं चाहते ये ना हो। देखें, इंडोनेशिया आपके साथ बैठा है, क्रोमाइट बाहर नहीं जाने देता। हमारे पास दुनिया के 4 बड़े रिजर्व्स हैं, मगर हमारी क्रोमाइट की एक्सपोर्ट कितनी है? $120 मिलियन। अब $120 मिलियन के लिए हम नुकसान क्या कर रहे हैं? बिलियंस ऑफ डॉलर्स का। हम नेट इंपोर्टर हैं स्टेनलेस स्टील के। हम स्टील कितना इंपोर्ट करते हैं? हम $3 बिलियन से ज़्यादा जो है ना इंपोर्ट करते हैं। तो जब ये सूरत हाल हो, हम एक ऐसा मुल्क हैं जो $2.5 बिलियन इंटरेस्ट पेमेंट दे सकता है, मगर इन सेक्टर्स को नहीं खड़ा कर सक रहा। ये कौन लोग हैं? बेसिकली वो आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है जो चाहते हैं कि हम इंपोर्ट डिपेंडेंट रहें, हम इसी तरह चीज़ें मंगाते रहें और हमारे ही बाहर के लोग फैसले करें। अच्छा, हमारी इस पे खलील साहब कोई पॉलिसीज़ के अंदर सीरियस किस्म का फ्लॉ है। बांग्लादेश कॉटन का एक टिंका पैदा नहीं करता। हम किसी ज़माने में 14-15 मिलियन बेल करते थे, अब हम 4-5 मिलियन बेल पे आ गए हुए। बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं, दे आर मोर देन $40 बिलियन। मोर देन $40 बिलियन। हमने एक साल गलती से 19 या 3 किया था, 2021-22 में दोबारा नीचे आ गए हुए। और अब तो यूनिट ही बंद होना शुरू हो गया, बल्कि यहाँ से बाहर जा रही हैं फैक्ट्रियाँ, दूसरे मुल्कों में जा रही हैं। तो आपको कुछ करना चाहिए, इसको रोकना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया रदीम साहब। मैं चंद साहब की बात को कोरैबोरेट करूँगा कि व्हाट इज़ द वे आउट। हमें सोचना है, और सिर्फ हमें नहीं बल्कि हम सबको मिलके, हम असल में फंस गए दूसरे मसलों में, सारे सियासतदान ही। मतलब जो हमारी प्रायोरिटीज़ है कॉमन मैन के लिए, शायद मैं ओपनली कहूँगा, मेरा फैब्रिक भी ऐसा है कि मैं बात सीधी करता हूँ, शायद उस तरफ हमारा ध्यान नहीं जा रहा। और जो कॉमन मैन है उसका जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार रखना मुश्किल है, चाहे हम जितना मर्जी कर लें। जब PTI का दौर था, मैं किसी इनको मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराता। जब इन्होंने IMF से मुआहदा किया तो इन्होंने उसके बाद इन्होंने मुआहदा तोड़ दिया। उस वक्त डॉलर की कीमत क्या थी, और जब फिर हमें करना पड़ा उस वक्त डॉलर की कीमत क्या थी। और फिर लोगों का ट्रस्ट जो है कि इन पर तो ट्रस्ट ही नहीं किया जा सकता। इन पर तो इनके ना तो पोलिटिकल हालात ठीक है, ना इनकी कुछ और चीज़ें ठीक है, ना इनकी को अपना क्या कहना चाहिए सिक्योरिटी के हालात ठीक है। तो इसके लिए मैं चंद साहब की बात पे बिल्कुल कॉटन वाली जो बात उन्होंने की, और ख़ासतौर पर कि हम इन बातों की तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहे कि, और सारे इसमें नॉट ओनली द गवर्नमेंट, वी ऑल आर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। इवन एप्टमा भी, नाजी साहब भी, चंद साहब भी, मैं भी, हमारी गवर्नमेंट भी, कि हाउ किस तरह से हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसके लिए वे आउट निकाल के इस पर काम करना पड़ेगा, बजाय इसके कि हम रोज़ाना रोड ब्लॉक कर दें, ये कर दें, वो कर दें। उन चीज़ों से निकलना होगा और इस तरफ आना पड़ेगा।